हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज भी हम लोग क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स सेक्शन को ही कंप्लीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ही देखने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी आपको ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ाया था। आज के क्लास में जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देखेंगे, यानी कि रेसिस्टर को हम लोग कैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, या तो हम किसी भी रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो दोनों के रिलेशन को आज हम लोग ड्राइव करके देखेंगे कि अगर हमने रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया हूं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसी तरह से अगर रेसिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस दोनों को मैथमेटिकली आज हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं, और इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जिस प्रोफाइल का आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। डेफिनेटली आज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के ऊपर जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं बचेगा, ये डेफिनेटली हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो लेट अस वी कैन कंटिन्यू। देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ऑलरेडी हम जानते हैं कि दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। पहला हम लोग वेरी सिंपल, तो या तो हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या देखते हैं, सीरीजेस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहले देखते हैं सीरीजेस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। दैट मीन्स अगर हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा? सर्किट डायग्राम। क्या लेना होगा मुझे? सर्किट डायग्राम। तो देखिए सीरीजेस कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम कैसा होगा। बहुत ही सिंपल, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 3 रेसिस्टर ले लिया। हो सकता है आप n रेसिस्टर ले लो, दैट डजंट मैटर। तो कोई भी 2-3 रेसिस्टर हमने ले लिया, उसको हमने क्या कर रखा हूँ, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक रेसिस्टर हमने ये ले लिया, दूसरा रेसिस्टर हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, और तीसरा रेसिस्टर हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। और इसको हमने किस में कनेक्ट कर दिया हूँ, सीरीज में। ये हमारे पास क्या हो गया, बैटरी हो गया, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल, क्योंकि एक सेल के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सेल और 2 सेल, जब मोर देन 1 सेल हो जाता है तो वही क्या बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कह देते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, स्विच। ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डॉट दे देंगे तो इसका मतलब स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, करंट का सप्लाई होने लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, सर्किट डायग्राम बन गया। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास की हो गया, और ये V वोल्ट का हमारे पास क्या है, बैटरी है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। वेरी सिंपल, आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो। इसको R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, इसको R3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करंट जा रहा है। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, कभी भी सीरीज के अंदर जो होता है वो करंट डिवाइड नहीं होता है। सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, और जो ये बैटरी जो ये पावर को सप्लाई करेगा, ये हर रेसिस्टेंस के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पावर डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, यानी कि पोटेंशियल जो है वो सीरीज में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं R1 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, V1। तो ऑब्वियसली R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2। इसका मैं अभी आपको रीजन भी बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V3। अब देखिए आप यहाँ पे लॉजिकली कहिएगा कि सर सीरीज के अक्रॉस जो है करंट सेम क्यों रहा और ये जो पोटेंशियल है वो डिवाइड क्यों हो गया। तो अभी मैं आपको रीज़न इसका देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। हम एग्जांपल के तौर पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 10 बच्चे को एकदम रोज़ में खड़ा कर दिए और हमने एक एप्पल दे दिया। मैंने बोला ये लास्ट वाले को दो। आप थोड़ी देर के लिए समझो, जो एप्पल हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया वही वो फर्स्ट स्टूडेंट क्या करेगा, सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को देगा। इस तरह से पास करते करते लास्ट वाले को वो एप्पल मिल जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो हमने एप्पल दिया लास्ट वाले स्टूडेंट को तो वही एप्पल मिल रहा है, एप्पल में कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ। तो डेट मीन्स वही चीज़ है, ये बैटरी जितना करंट को सप्लाई कर रहा है ये हर रेसिस्टर को उतना ही मिलता हुआ चला जा रहा है। फाइनली जितना करंट इसने दिया हर रेसिस्टर को पास होते हुए आउटपुट के रूप में करंट कितना जा रहा है, उतना ही उसको मिल रहा है। लेकिन अब एक बात बताइए, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया, मैंने कहा भैया लास्ट तक पहुंचा दो, लेकिन मैंने ये तो बाउंडेशन नहीं दिया कि कब पहुंचाऊं। अब पहला स्टूडेंट को, जो फर्स्ट स्टूडेंट को जो हमने सेव दिया वो पता चला 2 घंटे के बाद दूसरे को दिया, दूसरे ने
कोई काम करने चला गया, उसने क्या किया, 5 घंटे के बाद तीसरे को दिया। फिर यानी कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है अलग अलग टाइम के हिसाब से जब मन तब किया, नेक्स्ट को ट्रांसफर किया। दैट मीन्स यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि मिल तो रहा है लास्ट वाले को वही चीज़, लेकिन वो कब मिलेगा इसका कोई फाइनल बाउंडेशन नहीं है। दैट मीन्स जो सेब हमने दिया सेब वही मिल रहा है, लेकिन वो कब मिलेगा इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो बैटरी पावर सप्लाई करता है, ये R1 R2 को कितना पावर देगा वो तो डिपेंड करता है इसके कैपेबिलिटी पे। अब जैसे देखिए, मैं इसको और मेरे ख्याल से उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, चलिए मैं इसको एक छोटा सा और बेहतरीन एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। कोई नेता होता है, जैसे मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने फंड रिलीज किया हर स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट में फंड को रिलीज करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट का जो विधायक होगा वो क्या कहते हैं, ब्लॉक को देगा, ब्लॉक फिर मुखिया को देगा, मुखिया फिर गांव में वितरण करेगा। तो कहने का मतलब है कि मिलेगा, लेकिन वो कम मिलेगा, हर कोई अपने अपने पावर के हिसाब से क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को सेव दिया, मैंने कहा भाई तुम इस तरह से पास कर करके लास्ट तक पहुंचा दो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि एकदम से तुम दे। अब पहले स्टूडेंट ने क्या किया, उसको पूरा यूटिलाइज किया, ठीक है, फिर उसने दूसरे को पास किया। अब पता चला दूसरा स्टूडेंट हो सकता है 5 दिन के बाद तीसरे को दे दे, तीसरा हो सकता है 10 दिन के बाद दे दे। तो कहने का मतलब है कि ये जो बैटरी यहाँ पे पावर को सप्लाई कर रहा है, हर रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी और एबिलिटी के हिसाब से इस बैटरी के द्वारा जो पावर होता है उसको क्या कर रहा है, कि जो भी बैटरी पावर को सप्लाई करता है वो हर रेसिस्टेंस के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड होता हुआ चला जाता है। लेकिन करंट जो होता है वो सेम रहता है, क्योंकि जितना ये करंट को सप्लाई करेगा आउटपुट में वही मिलेगा, हर रेसिस्टेंस के क्रॉस वही जाएगा, मतलब वही सेम R1 R2 को देगा, R2 R3 को देगा। लेकिन कब देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर रेसिस्टेंस इस बैटरी के द्वारा जो पावर सप्लाई होगा उसको अपने तरीके से क्या करेगा, यूज करेगा, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस पोटेंशियल को क्या करेगा, यूज करेगा। तो इस तरह से जो बैटरी पावर को सप्लाई करेगा वो हर रेसिस्टेंस के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता चला जाएगा, डिवाइड होता हुआ चला जाएगा। तो हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको 2 चीज ध्यान में रखना है। आप सीधे लिखिएगा कि ड्यूरिंग, यहां पर लिखिएगा ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन मेन मंत्र जो है इसको याद रखिएगा, करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। आपको ये ध्यान में रखना है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो गया, करंट आपका सेम रहा, लेकिन ये जो बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई होगा ये डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो जो डिफरेंट हो रहा है उसी पे आपको इंटेंशन देना है, तो आपको वही टोटल फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे सो नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए बैटरी कितना पावर को सप्लाई करा, V वोल्ट, और यही V वोल्ट जो है V1 V2 V3 अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं V1 V2 V3 तीनों को ऐड करूंगा तो वी आर गेटिंग द टोटल पोटेंशियल। वेरी सिंपल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा क्या आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया। अब आप एक बात बताइए, आप यहीं पे लिखिए वी नो डेट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। कल के क्लास में ही हम लोग पढ़ाए थे, पिछले क्लास में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, V1 हम यहीं पे लिख सकते हैं, सो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3। अब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये जितना भी वैल्यू आया V1 V2 V3 इन सारे वैल्यूज को क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास यही था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें हम सारे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जहाँ पे V है वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, IR। अब जहाँ पे V1 है हमारे पास क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस क्या हो जाएगा, IR3। तो बहुत ही सिंपल। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आप एक बात बताइए, ये हमें क्या दे रहा था, इक्विवेलेंट पोटेंशियल दे रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे जो R है इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या दे रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दे रहा है। इसलिए हम कोडिंग के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, S। RS का मतलब हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यही से हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज I
RS। अब यहाँ से देखिए I क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस क्या बचेगा R3। अब यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास RS आया वो क्या आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो सर्किट डायग्राम हमने लिया, यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो हमारे पास ये आ गया, दैट मीन्स RS क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे तो हम 3 रेसिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट कर रखे हैं, कोई जरूरी है कि 3 ही रहे, हो सकता है n रेसिस्टेंस हो, तो उसके लिए हम जनरल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे हेंस फॉर n रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस, क्या लिख सकते हैं, हेंस फॉर n रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस। अगर हमारे पास n रेसिस्टर या रेसिस्टेंस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल, RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं RN। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल एक्सप्रेशन आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर n रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसका है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर n रेसिस्टर्स। अगर n रेसिस्टर हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके जरिए इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, बहुत पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे हम आपको इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे दिखाएंगे, मान लेते हैं यहाँ से हमने क्या किया, ये आपको 100 का बैटरी हो गया, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ तक देखिए करंट आया। अब यहाँ से करंट क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मेन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चले कोई पाइप है, तो ये हमारे पास मेन पाइप है, मेन पाइप में क्या आ गया, वाटर आया। अब यहाँ पे बहुत सारे पाइप अगर मेन पाइप से कनेक्ट कर रखे हो, तो मेन पाइप से जब पानी आएगा तो जितने भी पार्ट में पाइप कनेक्टेड रहेगा सब पाइप में पानी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसी तरह से जो करंट यहाँ पर आया, तो यहाँ पे जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मान लेते हैं इसको, इसके अंदर ये R1 रेसिस्टेंस है, ये हमारे पास R2 है और ये क्या है R3। तो R1 के अक्रॉस जो करंट चला जाएगा उसको हम I1 मान सकते हैं कोडिंग के लिए, R2 के अक्रॉस क्या मान लेंगे I2 और R3 के अक्रॉस क्या मान लेंगे I3, ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे करंट इकट्ठा होकर के इस जंक्शन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा I, यानी कि इनपुट और ये आउटपुट। बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब है आपके पास एक पाइप है, उसके अंदर मेन पाइप है, वहाँ पे पानी गया और वहाँ पे आपने 3 पाइप को कनेक्ट कर रखे हो, तो तीनों पाइप में पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और फिर वो तीनों पाइप जा करके लास्ट में मेन पाइप से कनेक्टेड है। तो जहाँ से मेन पाइप में तीनों पाइप, 3 अलग अलग पाइप कनेक्टेड था, तो पानी तो तीनों में डिवाइड हो गया, लेकिन लास्ट में वो तीनों पाइप फिर किससे कनेक्ट हो गया, मेन पाइप से। तो तीनों पाइप से पानी फिर वापस किस में चला गया, मेन पाइप में। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से करंट आया और तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंस पावर, यानी कि फिर आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास वही टोटल करंट। तो ऑटोमेटिकली फिर सर्किट के अक्रॉस क्या हो गया, टोटल करंट वापस किस में आ गया, बैटरी के अंदर आ गया। यानी कि सर्किट के अक्रॉस हमारे पास ये इनपुट हुआ और ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। बहुत ही सिंपल, ये हमारे पास क्या है, की लगा हुआ है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसा कि मैंने सीरीज के अंदर बताया था कि करंट क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या होता है कि आप देखिए, ये जंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर मैंने इसको कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। तो इस जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल जाएगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पैरेलल में ये पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। यही रीज़न है कि जितना भी हमारा डोमेस्टिक कनेक्शंस होता है वो सारे पैरेलली कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि डोमेस्टिक कनेक्शन, ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई डोमेस्टिक कनेक्शंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्योंकि आप देखिए, कोई भी, जैसे मान चले आप 0 वाट का बल्ब खरीदो,
6 वाट का बल्ब खरीदो, 8 वाट का, 9 वाट का, 10 वाट का, 12 वाट का, या कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, चाहे एसी खरीदो, फ्रीज खरीदो, या फिर हम कहते हैं कूलर खरीदो, पंखा खरीदो, कुछ भी चीज़ आप परचेज करते हो तो उसके पीछे जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लिखा रहता है ऑल आर ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी, करंट वगैरह, वोल्टेज सब कुछ दिया रहता है, लेकिन ये एक चीज़ लिखा रहता है ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो आपने ये नोटिफाई करो, गौर करो कि ये जितने भी डिवाइसेस हैं सबको तो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। तो आप ये बताओ, अगर आपके पंखा को, फैन को 160 वोल्ट मिलेगा तो क्या ये पंखा अपना परफॉर्मेंस सही देगा? बिल्कुल नहीं देगा। मान के चलिए आपका घर में रेफ्रिजरेटर है, अगर रेफ्रिजरेटर को 220 वोल्ट नहीं मिलेगा तो वो सही तरीके से कूलिंग करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए जितने भी डिवाइसेस हैं सबको हमें ऑपरेट करने के लिए कितना चाहिए? जो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो तो हमें चाहिए। यानी कि एक इंसान को कोई वर्क करने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए वो तो मतलब देना पड़ेगा। जब तक उतना मिनिमम एनर्जी उसके पास नहीं रहेगा तब तक वो कैसे कोई वर्क को कर पाएगा। तो इसलिए जितने भी डिवाइसेस हैं सबको हमें ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या देना पड़ेगा? जो भी उसका मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो तो मुझे देना पड़ेगा। अगर हम उसी डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएगा। और डोमेस्टिक कनेक्शन यानी कि हमारे जो घर तक बिजली पहुंचती है वो कितना वोल्टेज पहुंचता है? 220 वोल्टेज पहुंचता है। वो भी ब्लिंकिंग करते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, वो भी 220 हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। तो इसका मतलब अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में क्या होगा? वोल्टेज तो डिवाइड होगा। पता चला फैन को 100 वोल्ट मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर को 110 मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। तो हर डिवाइसेस सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपना एफिशिएंसी शो नहीं कर पाएगा। तो डेट्स वाई जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शंस होता है उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलली में क्या होता है? करंट तो डिवाइड होता है लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो हर एक डिवाइस के अक्रॉस क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट मीन्स हर एक को चाहिए 220 वोल्ट, तो अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो हर एक को 220 वोल्ट मिलेगा। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हर कोई अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से करेगा, क्योंकि जो उसको ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए वो मिल रहा है। तो वो एक ही कनेक्शन में पॉसिबल है जो कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तो डिवाइड होगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। वोल्टेज एकदम बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इसलिए जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शंस होते हैं सब कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। सीरीज में कभी भी डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं होता। इस चीज़ को मैं चिल्ला के बार बार बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि डोमेस्टिक कनेक्शन जो होता है वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने यहां पे देखा क्या हो गया हमारे पास? हमने ये नोटिफाई किया पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आई क्या रहा? डिफरेंट। आई हमारा डिवाइड हो गया और वी क्या रहा? सेम। ये दो मेन पैरामीटर जो मैं अक्सर बताता हूं इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे भी हमने बताया था आई क्या था? सेम, और वी क्या था? डिफरेंट। तो बस जो डिफरेंट है उसी पे इंटेंशन दो। यहाँ पे आई क्या है? डिफरेंट। तो इसलिए अब लिखो पूरे सर्किट के अंदर टोटल करंट, ये बैटरी कितना करंट को सप्लाई कर रहा है? आई। तो इसलिए जो टोटल करंट होगा वो क्या हो जाएगा? ये तो 3 पार्ट में I1, I2, I3, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो वो आई टोटल आई के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो दिस इंप्लाइज अगर आप I निकालोगे तो क्या हो जाएगा? V/R। वेरी सिंपल। आप यहीं से देखिए, अगर आप I1 लेते हो तो क्या हो जाएगा? V/R1। I2 लेते हो तो क्या हो जाएगा? V/R2। और I3 लेते हो तो क्या हो जाएगा? V/R3। अब ये इन सारे वैल्यूज़ को, ये जितने भी वैल्यूज़ आए सारे को क्या करो? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम लिख सकते हैं पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। आई की जगह हम क्या लिखेंगे? आई की जगह क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट करंट है तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल, यानी कि V/ में क्या हो जाएगा? R। अब कोडिंग के लिए ध्यान देखिए, ये सारे रेसिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? पैरेलली में। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? P, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इधर क्या हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल, V/ में R1। I1 की जगह क्या लिख सकते हैं? V/ में R1। I2 की जगह क्या लिख सकते हैं? V/ में R2। उसी तरह से क्या लिख सकते हैं? I3 के क्रॉस V/ में R3। अब यहीं से देखिए बिल्कुल मैटर क्लियर हो जाएगा हमारे पास। V/ में क्या हो जाएगा? RP। V/ में क्या हो जाएगा? RP। अब यहाँ से देखिए V कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा?
1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहीं पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके अंदर आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के आ गया। अगर यहीं पे n रेसिस्टर कनेक्टेड होगा तो इजीली हम क्या करेंगे 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू कहाँ तक लेके चले जाएंगे 1 बाई Rn, 1 बाई Rn। ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि अगर n रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अप टू 1 बाई Rn। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दे रखा 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम देखा 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है, एक हमारे पास 5 ओम है, एक हमारे पास 10 ओम है, एक हमारे पास कितना है 15 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, करंट का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। यहाँ पे एक जंक्शन है ए, दूसरा नोड है हमारे पास बी और तीसरा नोड है सी, यानी कि ए हमारे पास इनपुट है और सी हमारे पास क्या है आउटपुट है। क्या कह रखा है थ्रू द रेसिस्टर 5 ओम, यानी कि ये जो रेसिस्टर है 5 ओम, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, यानी कि जो 5 ओम रेसिस्टर है इसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। वेरी सिंपल, पहला पार्ट हमें क्या पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर्स। बहुत ही सिंपल, यानी कि ये जो 2 रेसिस्टर है अलग, अगर मैं मान लेता हूँ इसको R1 मान लेता हूँ, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने क्या मान लिया R2 और इसको मैंने क्या मान लिया R3। तो R2 और R3 के अक्रॉस कितना करंट होगा, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर्स। बहुत ही सिंपल है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, यानी कि R2 और R3 के क्रॉस क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है। बहुत ही सिंपल, ऑलरेडी आप ये बताइए कि R2 और R3 किस में कनेक्टेड है पैरेलल, पैरेलल में करंट क्या हो रहा है डिवाइड। इसका मतलब ये जो 1 एम्पियर है जब वो यहाँ पे आएगा तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको मान लूँ I1 और इसको मान लूँ I2 तो बहुत ही सिंपल I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा, इस I के बराबर हो जाएगा। इस करंट को हमने क्या मान लिया I, यानी कि ये जो I है ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, अब देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बहुत ही सिंपल, देखिए पहला पार्ट हमको फाइंड आउट करना है करंट अक्रॉस दिस रेसिस्टर। एक काम करते हैं हम लोग, देखिए कैसे निकालेंगे करंट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको निकालना चाहूँ R2 के अक्रॉस तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल तो हमारे पास है नहीं। देखिए V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, ये है किसमें पैरेलली में, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी तो डिफरेंट है, पोटेंशियल अक्रॉस AB और पोटेंशियल अक्रॉस BC, यानी कि अगर देखा जाए तो पोटेंशियल अक्रॉस AB जो रहेगा और पोटेंशियल अक्रॉस BC जो रहेगा वो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है। तो पोटेंशियल R2 और R3 के अक्रॉस तो सेम रहेगा, लेकिन BC के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो AB के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये पूरा B से लेकर के C तक का जो टर्म, यानी कि इस दोनों का टोटल जो होगा वो AB के साथ किस में आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा। तो पोटेंशियल से भी तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे निकालेंगे, अब हम इसको दिमाग लगाते हैं। हमारे पास V बराबर क्या होना चाहिए फॉर्मूला, V बराबर हमारे पास क्या है IR, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से I1 निकालूंगा तो I1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए V अपॉन में, इसके अक्रॉस अगर मैं निकालूंगा तो V अपॉन में क्या होना चाहिए, V अपॉन में क्या होना चाहिए R2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे I2 निकालूंगा तो क्या होना चाहिए V अपॉन में R3, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, इस दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा तो इस पोटेंशियल को हम क्या मान लेते हैं, रफली अगर देखा जाए तो V ऑफ BC मान लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे V ऑफ BC, तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू V ऑफ BC अपॉन में R2, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं I2 के अक्रॉस क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ BC अक्रॉस R3। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए V ऑफ BC बराबर हमारे पास क्या होगा, V ऑफ BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास I1 R2, और यहाँ पे भी पोटेंशियल ऑफ BC बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा तो I2 R3।
अब एक बात बताइए, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 I1 R2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I2 R3। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो I1 अपॉन में अगर मैं I2 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, R3 अपॉन में R2। अब ये बताइए R3 का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 15, R2 कितना दे रखा है, 10, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा यानी कि 3/2। वेरी सिंपल, यानी कि I1 अपॉन में I2 हमारे पास कितना निकल गया। अब ये बताइए I1 इज इक्वल टू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 3I2 बाई क्या हो जाएगा, 2। वेरी सिंपल, ये हमने क्या कर दिया, I1 और I2 के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, यानी कि I1 जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अब ये बताइए कि हमारे पास जो टोटल करंट है वो हमारे पास टोटल करंट क्या है, I इज इक्वल टू हमारे पास देखा जाए तो I1 प्लस I2, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा रखा था। जो ये टोटल करंट है यही दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये तो हमारे पास 1 एम्पियर है। तो अगर मैं यहाँ से I1 का वैल्यू निकालूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1। बहुत ही सिंपल। अब ये बताइए इस I1 के जगह यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, आप यहीं पे डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना काहे इक्वेशन मानिएगा, सीधे लिखिएगा, आप यहीं पे दिखा दीजिए, दिस इम्प्लाइज। अब ये बताइए इस I1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप डेसिमल में डिवाइड कर दो, ज़्यादा बेटर होगा, 3/2, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5, यानी कि 2 1 जा 2 और 1, ठीक है, 1.5 I2। तो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 I2 प्लस I2। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1.5 I2, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 I2। तो यहाँ से I2 आपके पास क्या निकल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2.5, डेसिमल यहाँ पे 0 दे दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, यानी कि दिस इम्प्लाइज I2 आपके पास कितना निकल गया, 2/5। तो दिस इम्प्लाइज I2 को आप क्या लिख सकते हो, डेसिमल में अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो बहुत ही सिंपल 0 आ जाएगा, 5 4 ज़ा यानी कि 0.4 एम्पियर। अब ये बताइए अगर आपको I2 निकल गया, आपसे क्या पूछा था यहाँ पे, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर्स, यानी कि I2 यानी कि 15 ओम के क्रॉस करंट कितना हो गया, 0.4 एम्पियर। तो 100% I1 कितना हो जाएगा, I1 के लिए आप सीधी बात है यहाँ पे रख दीजिए, I1 के लिए क्या रखोगे, 1 माइनस डायरेक्ट हम डाल देंगे 0.4 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर। ये भी एम्पियर में है, तो दिस इम्प्लाइज I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, I1 हमारे पास 0.6 एम्पियर। बहुत ही सिंपल। तो इसका मतलब है I1 यानी कि इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, I1 है ना इसके अक्रॉस, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर, और इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो यानी कि हमने क्या मान रखा था, 10 ओम के क्रॉस करंट I1 और 15 ओम के क्रॉस करंट I2। तो I1 हमारे पास मिल गया 0.6 एम्पियर और I2 हमारे पास कितना मिल गया, 0.4 एम्पियर। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 0.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हम करंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। देखिए ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिकली देखोगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पोटेंशियल हमें किसके अक्रॉस पूछा है, ए बी के अक्रॉस पूछा है, और साथ ही साथ किसके अक्रॉस पूछा है, ए से लेकर के सी के अक्रॉस पूछा है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ए बी के अक्रॉस और मुझे किसके अक्रॉस निकालना, ए सी के अक्रॉस। तो अगर आप एक बात मेरे को बताइए, पोटेंशियल अक्रॉस अगर मैं ए सी लिखता हूँ तो डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस बी सी, दोनों का अगर आप ऐड कर दोगे देन ओनली यू आर गेटिंग द पोटेंशियल अक्रॉस ए सी। बहुत ही सिंपल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट तो है ही है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, जो कि लास्ट पार्ट में दे रखा है, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीसरा पार्ट को फाइंड आउट कर लेता हूँ। थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ।
फाइंड आउट करोगे आप, जैसा कि दिख रहा है R1, R2 और R3, तो R2 और R3 किस में पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लिखेंगे R2 एंड R3 इन पैरेलल, इसलिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम 1/R' मान लेते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा R2 + 1/R3। वेरी सिंपल। अब मैं इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज 1/R' इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1/R2 1/10 + 1/15, 1/10 + 1/, इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम बहुत ही सिंपल। आप देखिए 10 5 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 30, तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5/30, 5 6 जा, यानी कि कहीं ना कहीं R' हमारे पास कितना आ गया 6 ओम, यानी कि ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1/6। अब ऑब्वियसली 1/R' इज इक्वल टू 1/6, तो सीधे R' क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 ओम आ जाएगा। अब ये जो निकला ये दोनों हमारे पास किस में था पैरेलल में, तो इसका जो टोटल होगा वो R1 के साथ किस में आ जाएगा सीरीज में, तो हम लिख सकते हैं नाउ R1 एंड R' इन सीरीज, इसका इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं R', R1 प्लस कितना हो जाएगा R', जो कि हमें दिख रहा है ये कितना है 5, R1 हमारे पास कितना है 5 प्लस ये कितना है हमारे पास 6 ओम, तो दिस इम्प्लाइज जो R' है वो हमारे पास कितना हो गया 11 ओम। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया, यानी कि सर्किट के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 11 ओम। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा था, हमें क्या करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड अक्रॉस AC। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बात मेरे को बताइए, सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो V इज इक्वल टू हमारे पास IR, V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास IR, तो टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना मिल गया R', तो बहुत ही सिंपल पोटेंशियल अक्रॉस AC जब आप लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC हमारे पास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे पास टोटल करंट हमारे पास कितना है, टोटल करंट हमारे पास कितना है 1 एम्पेयर है। बहुत ही सिंपल, ये करंट डिवाइड हो गया वो अलग बात है, लेकिन सर्किट के अंदर सीरीज में जो करंट है वही टोटल करंट होता है। ये दोनों को इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में ही आ जाएगा, दोनों पैरेलल का टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल करंट तो सर्किट के अंदर 1 एम्पेयर, यही 1 एम्पेयर ना, दो डिफरेंट आउटपुट तो हमारे पास 1 एम्पेयर आएगा, तो करंट हमारे पास कितना हो गया 1 इंटू R' हमारे पास कितना है 11, तो कितना आ जाएगा ये 11 वोल्ट। बहुत ही सिंपल आंसर है, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस जब आप AC फाइंड आउट करोगे, देखो पोटेंशियल अक्रॉस AC क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे टोटल रेसिस्टेंस टोटल करंट हमारे पास 1 एम्पेयर है जो कि इनपुट के रूप में है, और टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास 11 ओम आ गया, तो बहुत ही सिंपल 11 × 1 V = IR, हमने पुट कर दिया I इज इक्वल टू R', ही तो इस पूरे सर्किट का क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो सीधे 11 वोल्ट हमारे पास आंसर आ गया। अब पोटेंशियल अक्रॉस जब AB फाइंड आउट करेंगे, तो पोटेंशियल अक्रॉस AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल, पोटेंशियल अक्रॉस क्या फाइंड आउट करेंगे AB। अब AB के अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे तो AB के अक्रॉस क्या होना चाहिए, VAB अक्रॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R, तो रेसिस्टेंस क्या है हमारे पास R1, या रेसिस्टेंस अक्रॉस क्या लिख सकता हूँ AB, बहुत ही सिंपल, जिसको हमने कोडिंग के मान लिया हूँ, क्या लिख लिया हूँ R1, तो सिंपल सी बात I इंटू R1। अब देखिए करंट तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 एम्पियर है और रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है 5, तो बहुत ही सिंपल हम क्या लिख सकते हैं 5 वोल्ट। हैंस पोटेंशियल अक्रॉस AB हमारे पास आ गया 5 वोल्ट, और पोटेंशियल अक्रॉस AC जो है वो हमारे पास कितना आ गया 11 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर, ये हमारा कितना आ गया राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।